हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2025 की जो घटना चक्र की बुक है, जिसमें प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के सभी प्रश्न पत्र आपको देखने को मिल जाएंगे। प्रश्न मतलब PYQ, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए हम पहला स्टार्ट कर लेते हैं प्राचीन भारत के इतिहास से। तो पहला प्रश्न है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। तो ये कहाँ से प्राप्त हुए थे फ्रेंड्स? तो ये हुए थे, यहाँ पर आपका ए और बी राइट हो जाएगा, मतलब सराय नाहराय से और महदहा से हुए थे प्राप्त, ठीक है। हड्डी से निर्मित आभूषण फ्रेंड्स। इसकी व्याख्या देखिए, मध्य पाषाण कालीन स्थित महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। जो महदहा है वो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, ठीक है। से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण प्राप्त हो गए हैं, क्योंकि ये हा दोनों लगा तो हड्डी, ठीक है, ऐसे याद कर लें, ठीक है। महदहा और प्लस आपका सिंग और कर दो हड्डी सिंग। सिंग किसके होते हैं? हड्डी के होते हैं भाई, ऐसे ऐसे होते हैं। तो ये आपको याद रखना। तो जो महदा है, इससे हड्डी और सिंग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं, ठीक है। GR शर्मा ने महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया। जो GR शर्मा है मदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है। कौन कौन से देखिए, जो झील क्षेत्र है, ठीक है, और बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए। हड्डी और सिंग के जो उपकरण प्राप्त हुए हैं वो प्रतापगढ़ में बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से। बूचड़खाना भाई, बूचड़ है वो, ठीक है। तो ऐसे याद रखो, बूचड़, सिंग और हड्डी, ठीक है। GR शर्मा, ठीक है, ऐसे करके। तो हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए। डॉक्टर जय नारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक है पुरातत्व विमर्श। कौन सी है? पुरातत्व विमर्श है भाई, ये नारायण जी विमर्श कर रहे हैं, ठीक है। विमर्श तो कौन करता है? नारायण जी करते हैं। तो ऐसे डॉक्टर नारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? पुरातत्व विमर्श में महदहा, सराहनाहार एवं दमदमा, जो दमदमा है वो तीनों ही स्थल से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। जो जय नारायण जी हैं, ठीक है, जय नारायण डॉक्टर, तो इन्होंने 3 बताया है अपनी पुस्तक पुरातत्व विमर्श में, ठीक है। कौन कौन सा? महदहा बता दिया, सहानाहर राय बता दिया, दमदमा बता दिया, ठीक है। तीनों ही स्थल से क्या प्राप्त हुए? उपकरण, आभूषण, ठीक है। देखिए, विकल्प में तीनों स्थलों के रहने पर उन्हें भी हड्डी के उपकरण प्राप्त स्थल के रूप में चयनित किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऐसा कह दिया है। तो अभी तो यहाँ पर सराहनाहार हम कर देंगे और महदहा कर देंगे, ठीक है। तो एक प्रश्न में कितना टाइम लग गया, पर जो टाइम लग गया और जो नए नए फैक्ट्स मिल गए, ट्रिक मिल गई, आप समझने की कोशिश करिए, ठीक है। देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं फ्रेंड, ठीक है। एक को अभिकथन ए और कथन तथा दूसरे को करण आर कहा गया। तो अभिकथन ए, करण आर को हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे कि ऐसा प्रश्न आ जाता है और आपको अभी हम पूरी टेक्निक बता दे रहे हैं, भले ही आपको कितना टाइम लग जाए, पर एक बार टेक्निक सीख लेंगे तो पेपर करने का आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे कि ये लिख के आ जाता है, इसको आप पढ़ने में कम से कम आपका 1 मिनट चला जाएगा, ठीक है। तो इस 1 मिनट को बचा के रखें और डायरेक्ट इस कथन को और कारण को पढ़ने लग जाएगा करें, ठीक है। तो देखिए, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया था। दूसरा, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में कैसा था? शुष्कता का चरण था। तो अब इसमें से आपको सही ऐसे करके मार्क कर ले। कभी यहाँ पर असत्य लिख के आ जाता है, असत्य, तो बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो अब इन दोनों को हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पर आपको सही उत्तर का चयन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका क्या सही हो जाएगा वो हम आपको बता रहे हैं। जस्ट वो थोड़ा सा फ्रेंड्स 1 मिनट, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये बताया आपको। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन ये हो जाएगा, ए आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो हम एक बार इसको फिर से पढ़ लेते हैं। विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया, बिल्कुल सही है। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था, तो बिल्कुल ये बात सही है। अब इसको पढ़ लेते हैं व्याख्या को। GR शर्मा
ने सराय नाहर राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतकाल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र पर प्रवास किया था। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा? भीमबेटका। देखो, प्रागैतिहासिक चित्रकला का श्रेष्ठ जो उदाहरण है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। भीमबेटका के शैलाश्रय तथा गुफाएं हैं। भीमबेटका की प्रागैतिहासिक चित्रकला को मध्य पाषाण काल से संबंधित किया जाता है, जबकि अजंता तथा बाघ की शैलकृत गुफाओं की चित्रकलाएं ऐतिहासिक काल से संबंधित है। ठीक है, जबकि जो अजंता हैं तथा बाघ की जो शैलकृत जो गुफाएं की चित्रकलाएं वो ऐतिहासिक काल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित मध्यपाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है। पश्चिम से पूर्व के क्रम में, पश्चिम से इधर की तरफ ले जाना है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि मध्यपाषाणिक जो स्थल हैं उनको भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व की तरह व्यवस्थित करना है। तो आपके पास पेशरा है, लेखिया है, वीरभानपुर है, महदहा है। इसका आपको सही उत्तर का चयन करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको ले जा रहे हैं सही उत्तर की तरफ। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, हम इधर ही आपको बता देते हैं। देखिए, भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में मध्यपाषाणिक स्थल, सबसे पहले आपका महदहा आ जाएगा जो कि प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, फिर उसके बाद लेखिया आ जाएगा जो कि मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में, फिर पेशरा आ जाएगा जो कि बिहार में है, फिर लास्ट में वीरभानपुर पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। तो पश्चिम बंगाल, एक बार हम लोग को क्या कहते हैं, जैसे कि हमारी दिशाएं होती हैं, ये उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, ठीक है, ये पश्चिम हो गया, पूर्व हो गया। अब एक्चुअली हम क्या करते हैं, ये जो पश्चिम वाला इसको हम इधर पश्चिम समझ लेते हैं। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। आपको अगर याद नहीं तो हम आपको बता दें, जो पश्चिम बंगाल है भाई, पश्चिम बंगाल, वो पश्चिम में नहीं है। पश्चिम बंगाल है जो पश्चिम है हमारी दिशा। तो ऐसे याद करें, पश्चिम बंगाल है लेकिन पश्चिम में नहीं है। किधर है? तो पूरब में है। कहाँ पर है? पूरब में है। ठीक है, तो पूरब में पश्चिम बंगाल है लेकिन वो पश्चिम में नहीं है। कहाँ पर है? पूरब में। ऐसे करो। तो प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। तो आपके यहाँ पर कथन है, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। तो आपके 2 कथन हैं। अब की बार मुझे कुछ पैटर्न अलग लगेगा। यहाँ पर तीसरा और लिख के आएगा, 1 2 3 पॉइंट बन के आएंगे, क्योंकि अब की बार यूपीएससी ने भी चेंज किया। तो आप कोई भी पेपर हो इसको ध्यान से समझे, पढ़ें सब। ठीक है, अपना टेक्निक लगाएं आखिर आगे क्या होने वाला है। तो देखिए, आपको समझा दे रहे हैं, हम यहाँ पर बता दे रहे हैं। तो आपका पहला है, इस प्रदेश के अनेक उत्खनित प्रस्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न, जौ और धान है। तो अब आपको यहाँ पर बताना होगा, ए ऑप्शन राइट है, केवल एक। देखिए, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्न कथनों में से सही का चयन करना। तो पहला देखिए, इस प्रदेश के अनेक उत्खनित प्रस्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल सही है। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न, जौ और धान है, ये वाली बात गलत है। ठीक है, तो केवल आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के अन्य उत्खनित प्रस्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में लहुआ दे गई। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अतः उत्तर प्रदेश से प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न धान है। जो उत्तर प्रदेश से प्राचीनतम प्राप्त कृषि के जो कृषि अन्न है वो कौन है? धान, जो नहीं है बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। तो क्या प्राप्त हुआ? अतः मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ठीक है, लहुआ देव उत्तर प्रदेश से। देखिए, सैदब सभ्यता एवं संस्कृति, सूची 1 को सूची 2 ऐसे करके आपको करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो एक तरफ हड़प्पा की बस्ती है, एक तरफ नदी जिस पर अवस्थित है। ये हर एक एग्जाम का फेवरेट होता है, तो इनको आपको याद करके रखना है। जैसे कि आपका दिया गया ये सब। ठीक है, तो इनका आपको मैच करना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड, इधर ही बता देते हैं। देखिए, हड़प्पा रावी नदी के किनारे जो हड़प्पा है, एक्चुअली क्या होता है, हम ज़्यादा रिवीजन नहीं करे होते, हमने प्रैक्टिस नहीं की होती, तो जो हड़प्पा को हम सिंधु कर देते हैं। ठीक है, और ऐसे ही हमारा सारा डूब जाता है पेपर।
तो एक्चुअली क्या होता है, हम पढ़ तो बहुत लेते, रिवीजन नहीं करते। तो हमें क्या अपनाना, लर्न, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, ये एक मेथड होता है एग्ज़ाम पास करने का, ठीक है। तो आप पढ़िए, उसको रिवीजन भी देना है आपको, ठीक है, और उसको फिर प्रैक्टिस में भी लाना है, ठीक है। तो आप हमारी क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि टेलीग्राम पर है, एकदम मैंने अपने हाथों से खुद ऑथेंटिक बनाया है, तो आप उसको दीजिए। अगर वहाँ पर नहीं देना चाहते तो कहीं और दीजिए, जिससे आपको चीज़ें याद हो। अब अक्सर क्या करते हैं, जो बहुत कम पढ़ा होता है उनको ध्यान में नहीं आता तो सिंधु कर देते हैं, क्योंकि सिंधु सिंधु ज़्यादा पढ़ा, रावी वाला दिमाग में नहीं आता, फिर कन्फ्यूज होते हैं सिंधु था रावी था ऐसे करके। तो जो हड़प्पा है, तो अब हम ये कहाँ पर है, रावी नदी के किनारे, कालीबंगा घंगर नदी के किनारे, कालीबंगा, कालीबंगा, अरे कालीबंगा, ठीक है। बांधना है, ठीक है, बांधना है घग्गर घाघरे को या कैसे भी करके, तो कालीबंगा, कालीबंगा घंगर नदी के किनारे, ठीक है। लोथल, अब जो लोथल है वो भोगवा, लोथल, लो और भोगो, लो और भो, लोभ और भोग ऐसे करके करो, ठीक है। लोथल भोगवा, रोपड़ सतलज, जब हम रोपते हैं फिर सतते हैं, ऐसे कुछ कर लीजिए आप, रोपड़ और सतलज, रोपड़ और सतलज, ऐसे करके आपको याद रखना। एक बार फिर से देखते हैं, देखिए हड़प्पा तो रावी, ये आपको याद करना है। कालीबंगा, बंगा बांधना है, घाघरा ऐसे करके, ठीक है। लोथल भोगवा, लोथ पोत और भोग, लोथ पोत और भोगो, ठीक है। लोथोगे पोतोगे तो फिर भोगना तो पड़ेगा ही, ठीक है। ऐसे करके रोपड़, रोपड़ और सतलज, रोक 100% रोक, रोपड़ सतलज, ठीक है। ऐसे करके याद कर लो। आगे देखिए विशाल, क्योंकि ये आपको याद करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ये आप एक बार मतलब इसको एक बार आप रिपीट करें और इसको फिर आप कॉपी पे नोट करें, फिर आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, कालीबंगा गंगा नदी के किनारे, लोथल भगवा नदी के किनारे, ठीक है, और रोपड़ सतलज नदी के किनारे। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है, जो विशाल स्नानागार है वो मोहनजोदड़ो, ठीक है, ये तो सबको पता है। देखिए सैदव सभ्यता के महान स्नानागार साक्ष्य मोहनजोदड़ो स्थल से प्राप्त है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। पहला पॉइंट है, अपने नगर नियोजन के लिए मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो जानी जाती है फ्रेंड्स, तो डी ऑप्शन उपयुक्त सभी से जानी जाती है। बताओ, इतने सारे हमको फैक्ट्स पता चल गए, क्या आपको इसमें से ऐसा कोई फैक्ट दिख रहा था जो आपको नहीं लग रहा था? तो हाँ नहीं लग रहा, आप शायद ये वाला नहीं कर पाते, तो यहाँ पर आपकी चारों ही बातें एकदम सही हैं। तो एक बार इसको ध्यान से देखिए और नोट करिए। हम एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। देखिए सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी, ठीक है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, ठीक है, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए भी, ठीक है, ऐसे। अब थोड़ा सा हम इसके जो नोट्स हैं इसको हम पढ़ देते हैं, ठीक है। देखिए तथ्य नोट्स, पाषाण काल, देखिए पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था। जो पशुपालन था, जो पशुपालन होता है, एक्चुअली क्या होता है, जब हम बहुत गरीब होते हैं, ठीक है, फिर थोड़ा सा और मध्यम में आ जाते हैं, बीच में आ जाते हैं, तो फिर हम थोड़े से भैंस ले लेते हैं जिससे हमें दूध मिले, गाय, ठीक है। तो फिर जो पशुपालन है वो हम मध्य पाषाण करेंगे। जब हम थोड़े गरीब होते हैं, फिर हम थोड़े से अमीर होते हैं, मध्य में आ जाते हैं, तो हम फिर भैंस ले लेते हैं, फिर दूध पीते हैं, अमीर हो जाते हैं। तो गांव में ऐसा ही होता है, जब कोई इंसान किसी का घर है वो बहुत गरीब है तो फिर वो झोपड़ी में रहते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं हो पाता। फिर थोड़ा से पैसा वाले होते हैं तो फिर 1-2 भैंस ले लेते हैं, फिर खूब दूध पीते हैं, तो पशुपालन फिर प्रारंभ कर देते हैं। तो मध्य पाषाण, ठीक है, ऐसे करके याद करना है। आगे देखिए, ऐसे भूल जाते हैं, ये छोटी छोटी बातें तो आपको लगी रही होंगी अभी, जब एग्जाम में से आता छपके तो फिर सोचते अरे क्या होगा, तो ऐसे ही होगा। ऐसे ही याद करना है कि जो पशुपालन है वो मध्य पाषाण काल में प्रारंभ हुआ था। कभी मध्य पाषाण आएगा, कभी पूर्व मध्य पाषाण आएगा, तो कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो जो पशुपालन है वो मध्य पाषाण काल, ऐसा रिपीट करो, रिवीजन करो जितना हो पाए। देखिए मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल, मानव है, ठीक है, उसके साथ कुत्ता भी मिल गया, ठीक है, दफन हो गए ये लोग। तो ये कहाँ से मिल गए, ये जम्मू कश्मीर से मिला, ठीक है, बुर्ज होम जम्मू कश्मीर, बुर्ज होम जम्मू कश्मीर। आई होप ये सबको पता ही होगा। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का जो उत्पादन है वो नव पाषाण काल में हुआ।
तो जो खादान है, ना 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 न पाषाण, ठीक है, नव पाषाण, खादान नव नव पाषाण, ठीक है। तो ना और ना ऐसे करके आपको याद रखना है। जो खादान का जो उत्पादन है, सर्वप्रथम खादानों का जो उत्पादन है वो नव पाषाण काल में प्रारंभ हुआ था। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य वाले स्थल वो क्रम से आपको बताना। जो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं, तो वो सबसे पहले ज़्यादा कहाँ पर देखिए, सबसे पहले लहुरा देव, ठीक है। एक देव हैं, लहुरा देव हैं, ठीक है। चावल खाते हैं, चावल के साक्ष्य मिले यहाँ से। फिर सेकंड, पहले चावल, वैसे भी देवी देवताओं को चावल पसंद होते हैं, ठीक है। लहुरा देव है भाई, चावल इन्हें पसंद है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर आ जाता है मेहरगढ़। मेहरगढ़ के गेहूं के साथ, अब ये गढ़ है तो फिर गेहूं तो होगा ही, गढ़ है तो गेहूं तो होगा, ठीक है, ऐसे करके। तो सबसे पहले लहुरा देव, चावल के साक्ष्य मिले यहाँ से। लहुरा देव हैं तो चावल तो खाएंगे ही ना, ऐसे करके। फिर मेहरगढ़, अब गढ़ है तो गेहूँ है, ठीक है, ऐसे करके। अब देखिए मेहरगढ़, मेहरगढ़ कहाँ पर है, तो जो लहुरा देव है ये तो उत्तर प्रदेश में, लेकिन जो मेहरगढ़ है, मेहर मेहर कुछ मुस्लिम टाइप का आ रहा ना, मेहर, तो ये बलूचिस्तान से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए यहाँ से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, पुरातत्व सर्वेक्षण है, वो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय से संबंधित एक विभाग है। सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति, सैंधव सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता। अब वो सैंधव है तो वो आद होगी, ठीक है, सैंधव आध, ठीक है। तो सैंधव सभ्यता का ऐतिहासिक काल की सभ्यता, जो सैंधव सभ्यता वो कैसी है, आदि ऐतिहासिक काल की। सिंधु घाटी की सभ्यता आर्यों से पूर्व की सभ्यता। अब सिंधु है भाई, सिंध जो है, सिंधु घाटी की सभ्यता है वो आर्यों से पूर्व की सभ्यता है, ठीक है। जब हम कुछ पढ़ते हैं इतिहास में स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर, तो हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, और जब बहुत पढ़ लेते हैं फिर वैदिक आर्य ये सब दुनिया भर का आता है, तो आर्य बाद में आए, सिंधु घाटी पहले है, तो ऐसे आपको याद रखना है। पुरातात्विक अन्वेषण हड़प्पा संस्कृति की जानकारी के एक मुख्य स्रोत है। जो पुरातात्विक अन्वेषण है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है, ठीक है। हड़प्पा वासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी की जानकारी थी। तो यहाँ पर लोहा का क्यों नहीं आया ऑप्शन, तो लोहा की नहीं होगी, ठीक है। तो जो हड़प्पा वासी थे, हड़प्पा हैं, ठीक है, बासी से तांबा, ठीक है, कांसा से आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसे ही आपको याद कर लेना। तांबा कांसा तो वैसे भी एकदम साथ साथ होते हैं, ऐसे चांदी और सोना साथ साथ होते हैं। तो हड़प्पा वासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी, ठीक है, पता थी इनकी जानकारी इन लोगों को। हड़प्पावासियों चांदी, जो हड़प्पावासी थे वो चांदी मुख्यतः राजस्थान की जावर खान से प्राप्त करते थे। जो हड़प्पावासी थे वो चांदी राजस्थान की जावर खान से प्राप्त करते थे। चांदी के लिए अन्य प्रमुख स्रोत अफगानिस्तान एवं ईरान में स्थित था। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। जो हड़प्पावासी थे वो मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली। जो बनावली थी, बनावली से हल्की प्रतिकृति मिली है, ठीक है। सैंधव सभ्यता के महान स्नानघाट के साक्ष्य मैंने बता दिए मोहनजोदड़ो से, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है, ठीक है। साथ में उद्योगों को भी माना जाता है। मैंने 2 फैक्ट्स और बताए तो उसको भी देख लेना बैक करके। देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर थे। अब एक सभ्यता है, कौन सी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसमें जो प्रमुख 2 नगर हैं वो हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा नामक पुरास्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। जो हड़प्पा नामक पुरास्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा दिया गया, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल नामक पुरास्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। जो सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल, कौन सा लोथल नाम का जो पुरास्थल है वो गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर है। अब लोथ पोथ करोगे तो फिर भोगना तो पड़ेगा, ठीक है। तो भोगवा नदी के किनारे जो कि गुजरात में है, लोथ पोथ करोगे गुजर के भोगवा नदी पर जाना पड़ेगा, ठीक है।
ऐसा करके। लोथल से पत्तन या बंदरगाह के साक्ष्य मिले। और लोथल से पत्तन या बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं। पत्तन और जो बंदरगाह होता है, एक तरह से वहाँ से हम कहीं जाते हैं ना, तो ऐसे याद करें। देखिए, चनहूड़ो एकमात्र प्रवास स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई। अब चनहूड़ो चारों ओर ईंट कैसे होती है, चौकोर होती है ऐसे करके, ठीक है। तो चनहूड़ो एकमात्र प्रवास स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। वक्राकार कैसे भी मान लो, ठीक है, कैसे भी मान लो आप। चनहूड़ो से क्या प्राप्त हुआ, वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं भाई, ठीक है। सिंधु सभ्यता के मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का, जो सिंधु सभ्यता की मोहरें थी, ठीक है। मोहरें कुछ इस प्रकार से होती, ठोक देते हैं, ठीक है, मोहरें। सर्वाधिक अंकन एक पशु है, कौन सा, श्रृंगी है भाई, श्रृंगी है पशु, ठीक है। उसके बाद कुबड़ वाले बैल। तो कौन कौन से भाई, श्रृंगी पशु और कुबड़ वाला बैल, कुबड़ वाला बैल, ठीक है। सर्वप्रथम मानव द्वारा तामा धातु का प्रयोग किया गया था, बिल्कुल ठीक है, तामे धातु का प्रयोग किया गया। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की घाटी में हुआ। मिस्र की सभ्यता, मिस्र को नील नदी का उपहार कहते हैं। मिस्र को नील नदी का उपहार कहते हैं। घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतया मातृ देवी एवं पशुपति शिव की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो मुख्यतया मातृ देवी एवं जो सिंधु घाटी की बात कर रहे हैं, जो ये मातृ देवी, कौन सी, मातृ देवी और पशुपति शिव की पूजा करते थे। प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल देखें, कच्चा माल और एक तरफ है प्राप्ति स्थल, ठीक है। एक तरफ है तामा। तामा खेतड़ी राजस्थान और बलूचिस्तान ओमान से प्राप्त होता था। जो तामा था वो खेतड़ी राजस्थान, बलूचिस्तान एवं ओमान से प्राप्त हुआ था। एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे कि आपको ये सब कुछ दिख रहा है, ये काफ़ी पुराना है। अब जैसे कि कोई घटनाएं घट रही हैं इतिहास में, मान लेते हैं वो नई घटना है, ठीक है, तो उनको भी हम कंप्लीट कराएंगे। एक दृष्टि IAS की बुक है जिसमें कि करंट अफेयर्स, जिसकी आपका इतिहास है, हिस्ट्री है, इसमें अभी करंट में कोई घटना घटी है वो सब ला कर हम कराएंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए, लार्ज वर्द, ये बदख्शा अफगानिस्तान से आता था। टीन, ये ईरान अफगानिस्तान से। चांदी ईरान की जावर एवं अजमेर खानों से अफगानिस्तान और ईरान से प्राप्त होता था। शीशा अफगानिस्तान, ईरान और अजमेर राजस्थान से प्राप्त होता है। अजमेर कहाँ पर, राजस्थान में, ठीक है। अफगानिस्तान, ईरान और राजस्थान से शीशा प्राप्त होता था। शिलाजीत, ये हिमालय से प्राप्त होता था। गोमेद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गोमेद गुजरात से प्राप्त होता था। जो गोमेद है, एक मिनट, जो गोमेद है वो गुजरात से प्राप्त होता था। गोमेद कहाँ से प्राप्त होता है, गुजरात से प्राप्त होता था, ठीक है, ये हो गया। अब आ जाते हैं वैदिक काल पर। वैदिक काल आर्य संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वैदित्री या त्रयी कहा जाता है। कौन कौन से आ गए इसमें, देखिए इसमें आ गए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका देखिए, तो यहाँ पर आपका ऋग्वेद और यजुर्वेद तथा सामवेद है, ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ठीक है। तो इसको हम वैदित्री या त्रयी कहेंगे। बड़ शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख, जो बड़ है, बड़ माने जाति वगैरह होती है, इसको बोलते हैं। तो इसका जो प्रयोग है, सर्वप्रथम उपयोग, उल्लेख, यह ऋग्वेद में हुआ, ठीक है। प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं। प्रारंभ में कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इससे ही हमारा क्या बनता है, वर्ण बनता, जाति बनती है, ठीक है। तो प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ऋग्वेद, और कौन सा एक रह गया वो कमेंट्स में जरूर बताना, ठीक है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के कौन सा मंडल, ऋग्वेद के 10वां मंडल, 10 बुझाओ वाला पुरुष सूक्त, ठीक है, ऐसे करके पुरुष सूक्त, पुरुष कैसे होते 10, रावण से याद करो, ठीक है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। अब यहाँ पर एक शूद्र रह गया था जस्ट, ठीक है, शूद्र रह गया था। तो शूद्र सबसे नीची कास्ट मानी जाती है, शूद्र में आने वाले को नीचा माना जाता था, ठीक है। तो ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है, ठीक है, ऐसे करके। तो अब आ जाते हैं इधर, ये मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था सिंधु घाटी सभ्यता वाला, और इसकी व्याख्या रह गई थी, इस व्याख्या को देख लेते हैं। ऐसे करके एक चैप्टर कंप्लीट कराएंगे, फिर दूसरी क्लास आएगी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता, उसके नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए गए थे। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा नामक पुरास्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता। कालीबंगा से कृषि संबंधी साक्ष्य तथा अन्य स्थलों से ईंटे के भट्टे, मनके का कारखाना आदि उद्योग संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार सभी चारों कथन सही हैं। देखिए, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था,
कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? तो यहाँ पर आपका धोलावीरा। अब तीनों भागों में विभक्त था, इसको कैसे याद रखना है आपको? तीनों भागों में विभक्त था क्योंकि वो ढोल था, ढोल पोल था, तो फिर क्या हो गया? विभक्त हो गया। और ढोल पोल था तो वीरा विभक्त हो गया। ठीक है, ऐसे करके तो धोला वीरा 3 भागों में विभक्त हो गया। सी ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, देखिए जो धोलावीरा अब गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक हड़प्पीय नगर था। ये नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों कौन कौन से में किला, मध्यनगर एवं निचला नगर में विभाजित किया था। ये ऐसे पहले पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इसको इम्पोर्टेंट है देना। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। हाथी दांत की बात हो रही है तो यहाँ पर ये लोथल से मिली है। कहाँ से मिला है? हाथी दांत का जो पैमाना है वो लोथल से मिला। अब यहाँ पर 3-4 ऑप्शन एक से दे दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे याद रखा जाए। तो हाथी दांत का जो पैमाना है वो हड़प्पी संदर्भ में मिला है, वो लोथल से मिला है। लोथल, थल, हाथी, थल, हाथी, थी और थी। ठीक है, कहीं पर भी थी आपको नहीं दिख रहा है, कहीं पर भी, और हाथी में भी थी और लोथल में भी थी, ऐसे याद रखना है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पा संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना लोथल, हाथी थी। सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है और यहाँ पर सभी दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट है सबके सब। अब इसको ध्यान से इसको नोट कर लेना। देखिए, तो हड़प्पा के दयाराम साहनी ने 1923 से 1924, ठीक है, 1924-25, पहले मैंने कई किताबों में 1921 देखा था, पर मुझे यहाँ पर 1923 1924 दिख रहा है। आप लोग इसको भी ध्यान से रखना है याद करके। ठीक है, हसनापुर बीवी लाल 1950 से 1952 ऐसे याद कर सकते हैं। तक्षशिला जॉन मार्शल 1913 से 1934 ईस्वी। कौशाम्बी NG मजूमदार 1936 से 1937। अब आपको क्या करना है, एक छोटी सा मतलब A4 साइज की बुक लेकर रफ लेकर उस पर ये सभी बार बार नोट करके याद करने हैं। ठीक है, दयाराम साहनी 1923 से 24, ठीक है, तथा 1924 से 25। हसनापुर बीवी लाल 1950 से 52। तक्षशिला जॉन मार्शल 1913 से 34। कौशाम्बी NG मजूमदार 1936 से 37। ठीक है, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण, उत्तर से ऊपर से आता नीचे तक। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण का सही क्रम आपको बताना पड़ेगा। तो देखिए, एजटेक सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था। मेसो अमेरिका के अंतर्गत मध्य से दक्षिण मेक्सिको से लेकर वेलिस, ग्वाटेमाला, अल साल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ तथा उत्तरी कोस्टारिका तक का क्षेत्र शामिल है। इस प्रकार एजटेक सभ्यता का विस्तार मध्य मेक्सिको में माया सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के दक्षिण भाग अर्थात दक्षिणी मेक्सिको लेकर दक्षिणी ग्वाटेमाला, उत्तरी वेलिस तथा अल साल्वाडोर एवं होंडुरास तक था। इसके अलावा मुइस्का सभ्यता दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कोलंबिया के पूर्वी भाग में विस्तृत, जबकि ईका सभ्यता का विस्तार यहाँ पर एक मिनट, ईका सभ्यता का विस्तार दक्षिण अमेरिका के पश्चिम भाग में उत्तर में क्विटो से लेकर दक्षिण में सैंटियागो तक। इस प्रकार ये सब मैंने बता दिया। ठीक है, तो आपका उत्तर से दक्षिण इस प्रकार से हो जाएगा, एज़टेक, माया, मुइस्का और इंका, ऐसे करके इनके नाम आपको याद रखने हैं। दक्षिण वो उत्तर से मैंने दक्षिण की तरफ बताया। ठीक है, वैदिक काल सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन है, ये 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेदों में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है वो ऋग्वेद है, ये सबसे ज़्यादा प्राचीन वेद है। ठीक है, एक प्रश्न दिया गया है आपका, सहायता से सही का चयन करना होगा। एक तरफ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब ये किससे संबंधित है वो आपको चयन करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर देखिए, ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं। इसमें कुल 10,552 ऋचाएँ जो ऋग्वेद है फ्रेंड्स, इसमें 10,552 कितनी है ऋचाएँ हैं फ्रेंड्स। कितनी ऋचाएँ हैं? 10,552 ऋचाएँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यजुर्वेद में स्तोत्र एवं कर्मकांड वर्णित हैं। ठीक है, जो यजुर्वेद है इसमें स्तोत्र हैं। क्या स्तोत्र हैं? इसमें कर्मकांड है
और क्या है, वर्णित है ये सब, ठीक है। सामवेद में पद गेय रूप में, संगीत में स्त्रोत इसमें आता है, ठीक है। जिनका जो उद्गाता है उनको पुरोहित कहा जाता है। जो सामवेद है, ठीक है, इसमें इसको ये गा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, पुरोहित कहेंगे, ठीक है। अर्थवेद में कुल 20 अध्याय एवं 5,987 मंत्रों में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण आदि का संदर्भ है। तो जो तंत्र मंत्र और जो वशीकरण जो आदि है, इसका जो आपको मिलेगा वो अर्थवेद में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा, अर्थवेद में मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऋग्वेद है, ऋग्वेद क्या चीज़ है, तो ऋग्वेद फ्रेंड्स आपका हो जाएगा, 1 मिनट आपको यहाँ पर दिखे जाए, स्त्रोतों का संकलन, ठीक है। स्त्रोतों का संकलन, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा ऋग्वेद आपका, ठीक है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है, तो अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद कहाँ मिलेगा, तो यम का सम्मान ये सब कहाँ मिल जाएगा, कठोपनिषद, ठीक है। अब बहुत सारे एक से ऑप्शन हो गए, तो आपको बस ऐसे ही याद रखना, तो नचिकेता कठोपनिषद, ठीक है। और ऐसे कुछ याद कर लेना, कठोपनिषद, देखिए कठोपनिषद में यम और नचिकेता का सम्मान उल्लेखित है। एक हाँ, नचिकेता का सम्मान उल्लेखित है, जिसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है, ना इस आत्मा का कभी जन्म होता है और ना इसकी कभी मृत्यु होती है, यह अजन्मा है, नित्य तथा शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। जो कठोपनिषद है वो कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी, तो किस भाषा में लिखी गई थी, संस्कृत में लिखी गई थी, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई। ये प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का एक भाग है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था, रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किसने किया था, तो किसने किया था, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वासुकी, ठीक है, वासुकी ने किया था, ठीक है। अब जो समुद्र मंथन है, तो श्री कृष्ण के पास बांसुरी होती है, तो बांसुरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यहाँ पर कालिया है, पुष्कर है, शेषनाग है, तो अब वासुकी, श्री कृष्ण के पास वासुकी रहती है और उन्होंने मतलब वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसे करके आप याद रखना है, ठीक है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया, रस्सी के रूप में, ठीक है, रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया, तो वो वासुकी, रस्सी ऐसे करके, ठीक है, ऐसे याद करना पड़ेगा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मंथानी के रूप में मंदराचल पर्वत, कौन सा, मंदराचल पर्वत, मंथानी मतलब जैसे कि एक पेड़ है, ठीक है, इसको इधर उधर ले जाना, इधर उधर ऐसे कर लिपटा हुआ, तो कौन सा था वो, वासुकी था, वासुकी सर्प था, ठीक है। मंथानी मतलब जैसे कि हम घरों में जैसे कि जब हम मटा फेरते हैं ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पर लकड़ियाँ लगी होती हैं, फिर मम्मी ऐसे कर बैठ जाती हैं और फिर मट्ठा फेरती हैं, तो इसको मंथानी बोलते हैं, ठीक है, मंथानी के रूप में मद्राचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। इसमें विष्णु ने कुर्मावतार धारण कर मंदराचल पर्वत को अपने ऊपर रखा था। तो जो विष्णु जी थे तब वो उन्होंने कौन सा रूप धर लिया था, कुर्मावतार धारण कर मंदराचल पर्वत को अपने ऊपर रखा था। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। नेक्स्ट क्लास हम जल्दी ही लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।